गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नो, इस वीक में हम थर्मल सेक्शन देखने वाले स्टूडेंट, दैट इज़ हीट सेक्शन, जिसमें 3 टॉपिक्स है मेनली। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, सेकंड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, एंड थर्ड वन इज़ थर्मोडायनामिक्स। तो मिनिमम इसके ऊपर 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर, मतलब हर एक सेक्शन के ऊपर मिनिमम 1 क्वेश्चन। ओके, तो 3 सेक्शन हम यहाँ पर इस वीक में देखने वाले विथ MCQs। ओके, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, KTG एंड रेडिएशन, और उसके बाद फिर थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हुए थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजर्स। ओके, तो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर्स यहाँ पर देखिए। इनिशियली हमें पता है कि हम टेम्परेचर ज़्यादातर डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहीट में मेजर करते हैं। तो देयर आर 5 डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर्स: सेल्सियस, फ़ारेनहीट, केल्विन, रूमर, R स्टैंड फॉर रूमर, RA फॉर रैनकाइन। ओके, तो यहाँ पर एक रिलेशन दिया है, देखिए, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर्स। तो सिंबल लिखा है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये किस तरह से लिखा है मैंने, सिंबल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये जो रेशियो है स्टूडेंट यहाँ पर, ये रेशियो हर एक मेजरिंग टेम्परेचर स्केल्स के अंदर सेम होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट लिखा है। सी द सिंबल ऑफ डिग्री सेल्सियस -0 लोअर फिक्स पॉइंट। अब लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट मतलब क्या होता है, देखिए, लोअर फिक्स पॉइंट मतलब क्या होगा, दैट इज आइस पॉइंट। इसे हम आइस पॉइंट कहते हैं। जनरली डिग्री सेल्सियस के अंदर ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है स्टूडेंट। देन अपर फिक्स पॉइंट दैट इज स्टीम पॉइंट, दिस इज नोन एज स्टीम पॉइंट, जनरली 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। वाटर, ये यूनिक लिक्विड हम लेते हैं मेजरिंग के लिए, स्टैंडर्ड रेफरेंस लिक्विड। वाटर का जो आइस पॉइंट है दैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दैट इज स्टीम पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। सो दिस 2 पॉइंट्स आर नोन एज लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट। तो हर एक मेजरिंग स्केल के अंदर सिंबल लिखा है उसका, उसके बाद लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, इस तरह से। देखिए, जैसे यहाँ पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्केल के लिए कैसे ये रेशियो यहाँ पर लिखा है, सिंबल C लिखा है इसके लिए, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। डिग्री सेल्सियस के अंदर आइस पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, मतलब स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो फ़ारेनहीट, डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर स्केल में क्या होता है कि 32 डिग्री फ़ारेनहीट इस टेम्परेचर पर आइस मेल्ट होता है या फिर वाटर फ्रीज होता है, दैट इज़ लोअर फिक्स पॉइंट। मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहीट एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स आर इक्विवेलेंट, वेयर ice start to melt या water start to freeze. Okay, and water starts to boil at 212 डिग्री फ़ारेनहीट, मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहीट और 100 डिग्री सेल्सियस आर इक्विवेलेंट टेम्परेचर। उसी तरह से देखिए केल्विन स्केल के अंदर K इज़ द सिंबल -273, एक्चुअली टेम्परेचर 273.15 होता है, राइट। तो अपॉन अपर फिक्स पॉइंट 373 माइनस 273। ओके, करस्पॉन्डिंग यहाँ पर रूमर और रैंकिलिक, यहाँ पर ये सेम रेशियो होता है। कौन सा रेशियो, सिंबल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट स्टूडेंट। ओके, तो इसको देखिए और सिंप्लीफाई किस तरह से लिख सकते हैं हम, C माइनस 0 दैट इज C डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 दैट इज 100। देखिए, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट मतलब स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट, इनके बीच टोटल डिविजन्स कितने आ गए डिग्री सेल्सियस के अंदर, 100। ओके, उसी तरह से देखिए F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32 दैट इज़ 180। मतलब डिग्री फ़ारेनहीट स्केल के अंदर जो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट है उनके बीच टोटल डिविजन्स कितने होते हैं, 180 डिविजन्स। ओके,
इज इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइडेड बाय, अब दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आएगा 100। ओके, इट इज़ इक्वल टू आर डिवाइड बाय 80, इट इज़ इक्वल टू आर ए रैंकाइन माइनस 460 दैट इज़ लोअर फिक्स पॉइंट है ये, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 212। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट। मतलब ये इक्वेशन अगर आप याद रखते हो तो कन्वर्जन कर सकोगे आप, मतलब डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन फ़ारेनहीट का कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन का कन्वर्जन फ़ारेनहीट का कन्वर्जन केल्विन टू डिग्री सेल्सियस एंड वाइस वर्सा। ओके, तो इस तरह से ये इक्वेशन यूज़ करके हम कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम, जैसे कि P1 and P2 are the thermometric property at ice point and steam point। आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, और स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। तो P1 और P2 अगर यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, मतलब लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जैसे देखिए अगर मर्क्यूरी ग्लास थर्मामीटर है तो उसके अंदर हम 0 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस इस तरह से अगर टेम्परेचर मेजर करते हैं, मतलब हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम मेजर करते हैं ना, तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम दैट इज़ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके, देन रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के अंदर हम वायर का पर्टिकुलर वायर का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं स्टूडेंट। तो रेजिस्टेंस ये यहाँ पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, वॉल्यूम, प्रेशर, ओके एट्सेट्रा आर मेजर्ड बाय यूजिंग थर्मोमीटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स। तो इनके अंदर हम ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स मेजर करते हैं स्टूडेंट। तो लेट P1 and P2 आर द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, ओके, एंड लेट PT is the thermometric property at unknown temperature T। ओके, तो इनके बीच रिलेशन क्या होता है, देखिए कि अगर डिग्री सेल्सियस के साथ हम इसका रेशियो कंपेयर करते हैं, यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। तो डिग्री सेल्सियस के अंदर अननोन टेम्परेचर T, ओके, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट मतलब 0 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, अब अननोन टेम्परेचर T के लिए करस्पॉन्डिंग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है PT, ओके, माइनस 0 डिग्री सेल्सियस मतलब आइस पॉइंट, उसके लिए करस्पॉन्डिंग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी P1 अपॉन आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट के लिए मतलब अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है P2 एंड P1, सो P2 माइनस P1, ओके, T माइनस 0 दैट इज T डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू PT माइनस P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1, ओके, और T इज इक्वल टू 100 इन ब्रैकेट PT माइनस P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। तो इस फॉर्मूले से हम अननोन टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट, या फिर टेम्परेचर दिया है और उस टेम्परेचर पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी PT, इसकी भी वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, राइट स्टूडेंट। नो, अब इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ओके, जैसे हमें पता है कि डिग्री सेल्सियस ये मेजरिंग स्केल टेम्परेचर की कहाँ पर यूज़ होती है ज़्यादातर, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ एनी बॉडी, ओके। फ़ारेनहीट thermometer is used for medical purpose, right? Now Kelvin scale is used to measure the temperatures in laboratories, okay. Reaumur Rankine are used in industrial areas. Now absolute zero temperature, that is 0 Kelvin, 0 Kelvin. So 0 Kelvin is equal to minus 273 degree Celsius, that is actual value होती है minus 273.15 डिग्री सेल्सियस. इतना कम टेम्परेचर होता है. मतलब केल्विन स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम minus 273 डिग्री सेल्सियस. यहाँ से केल्विन स्केल स्टार्ट होती है, जिसको हम 0 केल्विन कहते हैं.
0 केल्विन मतलब जहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। इसका मीनिंग और क्या होता है, देखिए कि किसी गैस या किसी सॉलिड लिक्विड को अगर हम कूल करते हैं स्टूडेंट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, -50, -100 अप टू -273 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पर क्या होता है कि लिटरली द वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल स्टॉप्स। तो वहाँ पर वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मटेरियल नहीं होती है। देखिए स्टूडेंट्स, एट रूम टेम्परेचर सम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, लिक्विड एंड सॉलिड। तो हमें पता है कि अगर गैसेस का एग्जांपल लेते हैं हम, तो वी नो दैट गैसियस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, वाइब्रेशन मोशन में होते हैं ना, मूविंग कंडीशन में, दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड्स, ओके, रैंडम मोशन हम कहेंगे उसको। अगर हम उसको कूल करते हैं तो उनकी रैंडम मोशन कम होगी, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स कम होगा, वाइब्रेशन कम होता है, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम होता है। अगर उसको ऑल कूल करते हैं तो उसका कन्वर्जन लिक्विड देन सॉलिड, ओके, टिल द पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड सॉलिड आल्सो वाइब्रेटिंग, ओके। तो जैसे जैसे हम उसको कूल करते हैं स्टूडेंट, मतलब उसमें से हीट एनर्जी बाहर इवॉल्व होती है, तो इसके कारण क्या होगा कि ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजिंग होता है। एंड ऐसे करते करते अगर -273 डिग्री सेल्सियस तक उस ऑब्जेक्ट को लाते हैं हम, तो उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं रहती है, दैट एटम्स मॉलिक्यूल स्टॉप परफॉर्मिंग वाइब्रेशंस। तो ऐसे इसमें इंटरनल एनर्जी या फिर वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ सब्सटेंस नहीं होता है। तो इस टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम 0 हो जाता है, प्रेशर 0 हो जाता है, और काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाती है, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस 0 हो जाती है। तो इसका मतलब अगर उसके अंदर इंटरनल एनर्जी नहीं है, मतलब टेम्परेचर भी 0 हो जाता है। सो दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेस, ओके, जिनकी काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम 0 हो जाता है एट दिस टेम्परेचर, सो दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो होता है बिकॉज इंटरनल एनर्जी उसके अंदर नहीं होती है स्टूडेंट। सो दिस इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ओके। देखिए स्टूडेंट, इसके ऊपर एक बेसिक लेवल का एमसीक्यू आ सकता है, ओके। नेक्स्ट इसमें देखिए थर्मल एक्सपांशन। देखिए यहाँ पर अगर हम मेटल क्यूब कंसिडर करते हैं, दिस इज मेटल क्यूब, ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसकी लेंथ है यहाँ पर L0, ओके, इसका सरफेस एरिया है A0 एंड वॉल्यूम है यहाँ पर V0, ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हीट देते हैं स्टूडेंट इस मेटल क्यूब को, तो इट यूनिफॉर्मली एक्सपांड्स इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब यहाँ पर एक्सपांशन के बाद क्या होगा, यहाँ पर इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ओके, सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो एट T डिग्री सेल्सियस लेंथ इज LT, सरफेस एरिया इज AT, ओके, और वॉल्यूम होगा VT। तो यहाँ पर तीनों तरह के एक्सपांशंस होते हैं। मतलब इफ एक्सपांशन टेक्स प्लेस अलोंग द लेंथ, दिस इज नोन एज लीनियर एक्सपांशन। इफ एक्सपांशन टेक्स प्लेस अलोंग द सरफेस एरिया, दैट इज नोन एज एरियल एक्सपांशन और सुपरफिशियल एक्सपांशन। अगर वॉल्यूम में एक्सपांशन होता है सो दैट इज नोन एज वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपांशन। तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक रिलेशंस है स्टूडेंट, जिसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर 1 देखिए, लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन, ओके। तो इंक्रीज इन लेंथ, मतलब LT माइनस L0, ये इंक्रीज इन लेंथ होते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड इन राइज इन टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, T माइनस 0, ये यहाँ पर एक रिलेशन होता है, बेसिक रिलेशन, ओके। तो इसे हम यहाँ पर देखिए, LT माइनस L0 इज इक्वल टू अल्फा L0 इंटू T, वेयर अल्फा इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ओके। तो अल्फा मतलब क्या होता है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन,
लीनियर एक्सपांशन। जैसे फॉर आयरन अल्फ़ा की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। तो इसकी वैल्यू बहुत कम होती है स्टूडेंट, देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁵ होता है। ओके, सो अल्फ़ा इज़ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। नो, अब देखिए यहाँ से LT इज इक्वल टू L0, अगर इसको इधर लाते तो प्लस होगा, फिर कॉमन निकल सकता है इन ब्रैकेट 1 + α/t। ये फॉर्मूला है बेसिक स्टूडेंट। ओके, लेकिन L0 का मतलब क्या होता है? दैट इज़ लेंथ ऑफ रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट हर वक्त ये पॉसिबल नहीं है कि टू ऑब्टेन द लेंथ ऑफ दैट रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ इनकन्वीनियंट। ओके, तो ये इनकन्वीनियंस दूर कैसे करते हैं स्टूडेंट? तो देखिए, अगर हम दो डिफरेंट टेम्परेचर्स लेते हैं T1 एंड T2 और उससे करस्पॉन्डिंग लेंथ है रॉड की अगर L1 L2, तो उनके बीच रिलेशन क्या होता है? L2 इज इक्वल टू L1 इन ब्रैकेट 1 + α, और यहाँ पर क्या होता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज T2 - T1। तो ये बेसिक फार्मूला स्टूडेंट, यहीं से ये यहाँ पर डिराइव होता है। ओके, तो L2 मतलब लेंथ ऑफ द रॉड एट T2 डिग्री सेल्सियस, L1 लेंथ ऑफ द रॉड एट T1 डिग्री सेल्सियस, अल्फ़ा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो यहाँ से अल्फ़ा के लिए फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट? फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू L2 - L1 डिवाइडेड बाय L1 इन ब्रैकेट T2 - T1। ओके, देखिए यही फार्मूला यहाँ पर है। LT की जगह पर L2 लिखा है हमने, L0 की जगह पर L1। ओके, 1 + α, T मतलब राइज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पर T2 - T1 राइज इन टेम्परेचर होगा, और यहाँ से फिर अल्फ़ा के लिए ये फार्मूला है। तो ये दो फार्मूलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए यही फार्मूले आपको याद रखने। नाउ सेकंड, एरियल या फिर सुपरफिशियल एक्सपांशन, मतलब अगर हीट एब्जॉर्ब करने के बाद सरफेस का एक्सपांशन होता है, मेटल प्लेट का एक्सपांशन होता है, दैट इज नोन एज एरियल और सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो यही फार्मूले हम यहाँ पर लिखने वाले। देखिए लेंथ के जगह पर क्या लिखना है? एरिया लिखना है। तो A2 इज इक्वल टू A1 इन ब्रैकेट 1 + बीटा इन ब्रैकेट T2 - T1। ओके, तो यहाँ पर A2 इज़ द एरिया एट T2 डिग्री सेल्सियस, A1 इज़ द एरिया एट T1 डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पर बीटा का मतलब होता है स्टूडेंट्स दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। ओके, बीटा का मतलब क्या होगा यहाँ पर? दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। ओके, फॉर आयरन के लिए बीटा की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? 2.4 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन। ओके, नो, बीटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर? यहाँ से A2 - A1 डिवाइडेड बाय A1 इन ब्रैकेट T2 - T1। ओके, देखिए यही दो फार्मूले यहाँ पर लिखे, सिर्फ सिम्बॉल्स चेंज हो गए यहाँ पर। ओके, वैसे यहाँ पर और एक है, दैट इज़ थर्ड वन इज़ वॉल्यूम और ऑल्सो नोन एज क्यूबिकल एक्सपांशन। मतलब किसी मेटल ब्लॉक को अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं और उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो दैट इज़ नोन एज वॉल्यूम एक्सपांशन और क्यूबिकल एक्सपांशन। ओके, तो वॉल्यूम के लिए सिंबल हम V लिखेंगे यहाँ पर। देखिए फार्मूला यही है, सिर्फ लेंथ के जगह पर वॉल्यूम लिखना है। सो V2 इज इक्वल टू V1 इन ब्रैकेट 1 + गामा इन ब्रैकेट T2 - T1। ओके, तो यहाँ पर गामा का मतलब क्या होता है? दैट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। एंड फॉर आयरन इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट, गामा इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन। ओके, और गामा के लिए इक्वेशन होता है फिर V2 - V1 डिवाइडेड बाय V1 इन ब्रैकेट T2 - T1। ओके, सेम फार्मूले देखिए, अगर आप लेंथ का फार्मूला यहाँ पर याद रखते हो तो फिर इजीली आप
एरियल एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन के भी फॉर्मूलेज याद रख सकते हो, सिर्फ यहाँ पर सिंबल चेंज करना है हमें। ओके, अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, गामा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है मैंने आयन के लिए, देखिए 1.2, यहाँ पर 2.4 और ये 3.6, मतलब इनके बीच कुछ रिलेशन है। देखिए बीटा की वैल्यू 2 अल्फ़ा के बराबर है, अल्फ़ा गामा की वैल्यू 3 अल्फ़ा के बराबर है। ओके, और फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन प्रूव द रिलेशंस। विच आर द रिलेशंस? देखिए बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा होता है, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा होता है स्टूडेंट। ओके, या फिर देखिए अल्फ़ा इज़ टू बीटा इज़ टू गामा, इनका रेशो क्या होगा? 1:2:3। ओके, या फिर देखिए यहाँ से इक्वेशन क्या होगा? बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, और यहाँ पर क्या होगा? गामा डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा बाय 2, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू गामा बाय 3। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा बाय 2, इट इज़ इक्वल टू गामा बाय 2, ये रिलेशन होगा। यहाँ पर 3 होता है स्टूडेंट, राइट। या फिर देखिए गामा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा होता है, बराबर है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा। सो गामा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस, अब 2 अल्फ़ा मतलब बीटा। ओके, तो ये डिफरेंट इक्वेशंस यहाँ पर मिलते हैं स्टूडेंट, गामा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, इस तरह से, राइट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपांशन, यहाँ पर 3 मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए बायमेटेलिक स्ट्रिप। बायमेटेलिक स्ट्रिप मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 2 मेटल स्ट्रिप्स होंगे एंड दे आर वेल्डेड एट द सेंटर। देखिए ये फर्स्ट मेटल स्ट्रिप और ये सेकंड मेटल स्ट्रिप है। ओके, और दोनों की जो लेंथ है, लेंथ यहाँ पर सेम है यल, और यहाँ पर भी लेंथ सेम होगी, और थिकनेस भी सेम है दोनों का। ओके, डी स्मॉल डी, ठीक है, लेकिन मटेरियल अलग अलग है, 2 मेटल्स अलग अलग हैं। लेट फर्स्ट मेटल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है अल्फ़ा 1, ओके, और सेकंड का है यहाँ पर अल्फ़ा 2। तो इस बायमेटेलिक स्ट्रिप को अगर हम हीट देते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या होगा कि बीइंग डिफरेंट मटेरियल्स, ये मेटल्स अलग अलग है, उनके लीनियर कोएफिशिएंट्स अलग अलग है, इसलिए उनका एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन भी अलग अलग होगा। ओके, तो लीनियर एक्सपांशन एक साथ नहीं होगा। ओके, मतलब लीनियर एक्सपांशन सेम नहीं होगा, कम ज़्यादा होगा। मान लेते हैं यहाँ पर अल्फ़ा 2 की वैल्यू अल्फ़ा 1 से ज़्यादा है। ओके, तो फिर आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट दैट मेटल स्ट्रिप, मतलब बायमेटेलिक स्ट्रिप डज नॉट रिमेन इन हॉरिजॉन्टल लेवल, तो वहाँ पर ये बेंड हो जाएगा। ओके, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ज़्यादा है स्टूडेंट, वो कॉन्वेक्स साइड में रहेगा। देखिए इस तरह से बेंडिंग होगा। सो दिस इज़ कॉन्वेक्स साइड, ये कॉन्वेक्स साइड है ना, और ये कॉनकेव साइड है। तो कॉन्वेक्स साइड पर कौन सा मेटल स्ट्रिप रहता है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ज़्यादा होगा। ओके, तो ये फर्स्ट मेटल स्ट्रिप, ये सेकंड मेटल स्ट्रिप, हमने अल्फ़ा 2 ग्रेटर देन अल्फ़ा 1 कंसिडर किया था। तो इस तरह से ये कर यहाँ पर प्लेट तैयार होगी। ओके, तो इस तरह से ये कर मेटल प्लेट यहाँ पर तैयार होगी, मतलब बायमेटेलिक स्ट्रिप ऑफ कर बायमेटेलिक स्ट्रिप होगी। तो ये कर जो होगा, इस आर्क का एक सर्कल होगा। ओके, सपोज यहाँ पर ये सेंटर मानते हैं O, तो इसकी जो रेडियस होती है इस आर्क की, तो दैट रेडियस इज गिवन बाय द फॉर्मूला रेडियस ऑफ आर्क इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 मतलब डिफरेंस ऑफ लीनियर कोएफिशिएंट। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का डिफरेंस। T2 माइनस T1 मतलब क्या होता है? सपोज इनिशियल टेम्परेचर है T1 और बाद में इसका टेम्परेचर है T2, मतलब राइज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर इस आर्क की रेडियस निकाल सकते हैं। ओके, दूसरा एप्लीकेशन है स्टूडेंट थर्मल स्ट्रेस। सपोज यहाँ पर 2 रिजिड सपोर्ट्स है P एंड Q, और उनके बीच एक मेटल रॉड फिक्स किया है। ओके,
फेस टू फेस यहाँ पर है, मेटल रॉड फिक्स किया है। नो इनिशियल लेंथ इसकी सपोज हम L1 कंसिडर करते हैं, राइट। इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा है। नो अगर इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, इसको अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये यहाँ पर रॉड की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी लॉन, ओके। तो इस तरह से इस रॉड की लेंथ इंक्रीज होगी, L2 होगी लेंथ, राइट। लेकिन यहाँ पर ये रिजिड सपोर्ट फिक्स है तो लेंथ इसकी एक्चुअल में इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन ये एंड्स ऑफ द रॉड इस रिजिड सपोर्ट्स के ऊपर फोर्स और स्ट्रेस एक्सर्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये जो स्ट्रेस एक्सर्ट करता है दैट इज नोन एज थर्मल स्ट्रेस। और इस थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा थीटा। देखिए वाई मतलब दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस मेटल, अल्फा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, डेल्टा थीटा का मतलब यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर दैट इज राइज इन टेम्परेचर, ओके। नो स्ट्रेस का मतलब हमें पता है, यहाँ पर देखिए स्ट्रेस मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज़ इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा थीटा, या फिर एफ के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वाई अल्फा ए डेल्टा थीटा। तो दैट इज नोन एज थर्मल फोर्स। मतलब ये फोर्स कौन सा होगा, while expanding the length of this metal rod the rigid supports are fixed, okay, therefore the length of the metal rod will not expand। तो इसके वजह से यहाँ पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, थर्मल फोर्स ऑन बोथ द एंड्स, एंड दैट थर्मल फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वाई अल्फा ए डेल्टा थीटा। वाई दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस मेटल रॉड, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ए मतलब क्या होगा, इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, ओके। और डेल्टा थीटा मतलब राइज इन टेम्परेचर, राइट स्टूडेंट। नाउ थर्ड एप्लीकेशन देखिए यहाँ पर, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पेंडुलम क्लॉक। नो देखिए पेंडुलम क्लॉक के अंदर एक रॉड होता है एंड एट द एंड देयर इज अ बॉब एंड दैट पेंडुलम क्लॉक ऑसिलेट टू एंड फ्रो कंटिन्यूसली, ओके। तो सिंपल पेंडुलम यहाँ पर होता है। नो जैसे देखिए समर, ड्यूरिंग समर हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीज होती है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वहाँ पर फिर लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इंक्रीज होगी। अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो पीरियोडिक टाइम भी चेंज होगा, बिकॉज वी नो दैट पीरियोडिक टाइम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ यल, ये फॉर्मूला है, राइट। तो अगर लेंथ इंक्रीज हो जाती है पेंडुलम क्लॉक की तो यहाँ पर पीरियोडिक टाइम भी चेंज होता है। तो ये रिलेशन यहाँ पर, अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होगा स्टूडेंट तो इसलिए पेंडुलम क्लॉक का पीरियोडिक टाइम भी चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पर कि चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक दैट डेल्टा टी, कैपिटल टी स्टैंड फॉर टाइम यहाँ पर, ओके। T2 माइनस T1 मतलब एट टेम्परेचर थीटा 2 टाइम पीरियड अगर T2 है और इनिशियल टेम्परेचर थीटा 1 पर टाइम पीरियड है T1, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा T1। हाफ अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल रॉड यूज इन पेंडुलम क्लॉक। डेल्टा थीटा मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ओके। और T1 का मतलब इनिशियल पीरियोडिक टाइम ऑफ, दैट इज ओरिजिनल पीरियोडिक टाइम ऑफ दैट पेंडुलम क्लॉक। तो यहाँ पर ये नो इन समर क्या होता है, देखिए इन समर देयर इज राइज इन टेम्परेचर, तो इसके वजह से यहाँ पर क्या होगा कि पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा। सो देयर इज लॉस इन टाइम पीरियड, ओके, देयर इज लॉस इन टाइम पीरियड। एंड ड्यूरिंग विंटर क्या होता है कि टेम्परेचर फॉल होता है, इसलिए यहाँ पर फॉल इन टेम्परेचर होगा और टेम्परेचर वहाँ पर कम होगा एक्चुअल पीरियोडिक टाइम से, तो वहाँ पर क्या होगा फिर गेन इन टाइम पर ऑसिलेशन होता है स्टूडेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। अगर किसी लिक्विड को हम हीट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट तो लिक्विड एक्सपांड होगा, लेकिन उससे पहले कंटेनर एक्सपांड होता है। द ऑब्जर्व एक्सपांशन ऑफ लिक्विड is known as apparent expansion of liquid and which is
different from real expansion of liquid. Okay, so coefficient of apparent expansion of liquid is defined as the apparent increase in volume per unit original volume per 1 degree rise in temperature. So this is coefficient of apparent expansion. Now coefficient of real expansion of liquid is defined as the real increase in volume per unit original volume per 1 degree Celsius rise in temperature. Okay, now अब apparent expansion and real expansion के बीच relation क्या होता है स्टूडेंट? Coefficient of real expansion is equal to coefficient of apparent expansion of liquid, okay, plus coefficient of volume expansion of glass or the material from which the container is made. So this is all about expansion of liquid. Next एक important point है स्टूडेंट, that is specific heat capacity. Okay, देखिए किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो दैट हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड चेंज इन टेम्परेचर. ओके, सो डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी, वेयर एस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर? देखिए एस इज इक्वल टू डी क्यू बाय एम डी टी, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट. ओके, अगर यहाँ पर एम हम यूनिट लेते हैं स्टूडेंट और चेंज इन टेम्परेचर भी हम यूनिट करते हैं, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर फिर एस इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा? डी क्यू. मतलब किसी यूनिट मास ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है तो वहाँ पर जितने भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी दैट इज़ इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो यस का मतलब यहाँ पर क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके, देखिए ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर डी क्यू का मतलब क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व. देखिए हीट एब्जॉर्ब कब होगी? ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस, एंड हीट गिवन आउट मतलब इवॉल्व कब होगी? ड्यूरिंग कूलिंग प्रोसेस. इज इक्वल टू यह मतलब मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके, एंड डी टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर. देखिए हीट एब्जॉर्ब अगर होता है तो यहाँ पर इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा. हीट इवॉल्व होता है तो यहाँ पर डी टी मतलब क्या होगा? फॉल इन टेम्परेचर. तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट. मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट प्रोवाइड करते तो हीट एब्जॉर्ब इज गिवन बाय दिस फार्मूला एम एस डी टी, वेयर एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ different materials are different, but it is constant property. Okay, m mass of that substance, dt change in temperature. अगर change in temperature 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री केल्विन से होता है, ओके, तो फिर वहाँ पर यूनिट मास अगर होता है तो फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द हीट अमाउंट एब्जॉर्ब इज इक्वलेंट. देखिए फिर से एक बार यहाँ पर m इज इक्वल टू 1, डी टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, यूनिट मास है और उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है. ओके, तो जो यहाँ पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और इवॉल्व होगी दैट इज इक्वलेंट टू इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज यूनिट मास ऑफ टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. राइट, नाउ डी क्यू इज इक्वल टू एम एस. अगर हम यहाँ पर डी टी की वैल्यू 1 लेते हैं स्टूडेंट, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 डिग्री सेल्सियस से अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना है, चेंज करना है, तो यही फार्मूला क्या होगा फिर? डी क्यू इज इक्वल टू एम एस. एम इज मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, इट मे बी 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम. ओके, डिफरेंट मास मतलब यूनिट मास नहीं होगा यहाँ पर. Now ES मतलब specific heat capacity. So this is also known as heat capacity. Heat capacity.
ओके, हीट कैपेसिटी निकालने के लिए ये फार्मूला स्टूडेंट। तो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द होल मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। सो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा dq इज इक्वल टू ms। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, इसे हम वाटर इक्विवेलेंट भी कहते हैं स्टूडेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलोरीमेट्री। तो यहाँ पर पहले हम प्रिंसिपल देखेंगे कैलोरीमेट्री का। देखिए, कैलोरीमेट्री का मीनिंग क्या होता है? दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर नोन एज कैलोरीमेट्री। ओके, तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल होता है स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ये यहाँ पर हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ये यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज है। ओके, अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार आए हैं। देखिए, सपोज यहाँ पर 2 लिक्विड्स है, दिस इज फर्स्ट लिक्विड, दिस इज सेकंड लिक्विड। ओके, मास ऑफ दिस लिक्विड इज m1, mass of this second liquid is m2, then specific heat capacity of this liquid is s1, specific heat capacity of this liquid is s2. Now temperature of first liquid is suppose T1 and temperature of second liquid is T2. Okay, suppose first liquid cool है यहाँ पर, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है सपोज 20 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इसका टेम्परेचर है सपोज 70 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट लिक्विड कूल है यहाँ पर और सेकंड लिक्विड हॉट लिक्विड है। ओके, नो अगर यहाँ पर क्या करते हैं हम कि फर्स्ट लिक्विड और सेकंड लिक्विड मिक्स कर देते, मतलब ये लिक्विड इसके अंदर डाल देते इस तरह से। ओके, तो ये पूरा लिक्विड यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। नो यहाँ पर कोल्ड लिक्विड और हॉट लिक्विड मिक्स हो जाएंगे। ओके, तो हॉट लिक्विड हीट एनर्जी इवॉल्व करेगा और कूल लिक्विड क्या करेगा, वहाँ पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मतलब हीट एक्सचेंज यहाँ पर होगी ना, यहाँ पर हीट एक्सचेंज होगी। ओके, और हीट एक्सचेंज होने के बाद कुछ देर के बाद इसका जो टेम्परेचर बनेगा दैट इज टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ओके, एंड लेट इट इज इक्वल टू T, मतलब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कुछ देर के बाद कांस्टेंट रहेगा एंड दैट विल बी लेस देन 70 एंड ग्रेटर देन 20। मान लेते हैं यहाँ पर ये 30 डिग्री सेल्सियस है स्टूडेंट, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब 20 डिग्री से ज़्यादा और 70 से कम है यहाँ पर। क्लियर, मतलब कूल लिक्विड और हॉट लिक्विड अगर मिक्स कर देते तो यहाँ पर हीट एक्सचेंज होगा, हॉट लिक्विड हीट एनर्जी लॉस करेगा, कूल लिक्विड हीट एनर्जी गेन करेगा। तो वहाँ पर हीट लॉस बाय हॉट लिक्विड इज इक्वल टू हीट गेन बाय कूल लिक्विड। नो यही प्रिंसिपल हम यूज़ करके एक इक्वेशन तैयार करते हैं यहाँ पर। ओके, बहुत ही बेसिक और इजी है। अगर ये आपको आता है इक्वेशन तैयार करना तो इस तरह से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो फिर। ओके, देखिए यहाँ पर हीट लॉस्ट बाय हॉट लिक्विड इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड लिक्विड। देखिए, हीट एब्जॉर्ब और हीट लॉस्ट, इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा है स्टूडेंट, ये वाला dq इज इक्वल टू ms dt। ओके, तो चलिए हीट लॉस बाय हॉट लिक्विड, तो हॉट लिक्विड का मास कितना है यहाँ पर m2, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s2। ओके, यही फार्मूला अप्लाई करना है हमें। ये फार्मूला हीट एब्जॉर्ब और हीट लॉस के लिए दोनों के लिए सेम है। नो अब यहाँ पर क्या होता है, dt का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। हीट लॉस बाय हॉट लिक्विड मतलब यहाँ पर फॉल इन टेम्परेचर होगा, तो हॉट लिक्विड का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर, ऐसे हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए T2 माइनस T लिखना होगा, T2 माइनस T। ओके, इट इज़ इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड लिक्विड। देखिए
कोल्ड लिक्विड का मास है यहाँ पर m1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1। अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 20 से 30, ओके, तो यहाँ पर राइज इन टेम्परेचर होगा 30, मतलब ये 20 है और 30 हुआ है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज हुआ है। तो कैसे निकालेंगे हम, ज़्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर, 30 माइनस 20 दैट इज T माइनस T1, ओके, T माइनस T1। कभी भी देखिए टेम्परेचर डिफरेंस अगर निकालना है तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर ऐसा डिफरेंस लेना होगा। तो ये इक्वेशन यहाँ पर मिल गया स्टूडेंट हमें, ओके। तो गिवन डाटा जैसे होगा उस हिसाब से हम फिर वैल्यूज़ रख कर जो वैल्यू यहाँ पर पूछे वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये इजी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, लैटेंट हीट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट व्हाइल कैलकुलेटिंग MCQs, ओके। कैलोरीमेट्री का ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट या फिर क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट ऑफ मैटर। देखिए एट मेल्टिंग पॉइंट द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एंड एट बॉइलिंग पॉइंट द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। तो ऐसे दो प्रोसेसेस पर, मतलब मेल्टिंग प्रोसेस एंड बॉइलिंग प्रोसेस पर जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है विच इज़ नॉट शोन बाय थर्मामीटर, ओके, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लैटेंट हीट। लैटेंट का मीनिंग होता है हिडन, ओके, अदृश्य। सो लैटेंट हीट इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द सब्सटेंस। देखिए जो हीट एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है दैट इज़ मेनली डिपेंड्स अपॉन इट्स मास, okay, so dq directly proportional to m, therefore dq is equal to ml, where l is known as latent heat। so latent heat के लिए फॉर्मूला क्या होगा, dq by m, ओके। देखिए यहाँ से इसका यूनिट हम लिख सकते हैं, तो CGS यूनिट पहले क्या होगा, dq मतलब हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, ओके। जनरली हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन कैलोरी, तो यहाँ पर कैलोरी पर ग्राम, मास ग्राम, तो कैलोरी पर ग्राम ये इसका CGS यूनिट होता है। SI यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, SI यूनिट इज अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दैट इज जूल पर किलोग्राम, ओके। तो देखिए दो प्रोसेसेस है, बॉइलिंग प्रोसेस एंड मेल्टिंग प्रोसेस। तो दो तरह के लैटेंट हीट होते हैं। देखिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट इज डिनोटेड बाय LF। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट इज एट मेल्टिंग प्रोसेस। देखिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और ये मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस का आइस लेते हैं स्टूडेंट किसी बीकर के अंदर, ओके, और एक थर्मोमीटर वहाँ पर फिक्स करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर चेंज। तो एक तरफ अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो आइस एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी, स्टार्ट्स मेल्टिंग, ओके। तो मेल्टिंग प्रोसेस वहाँ पर होगी, लेकिन थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ओके। अगर हाफ आइस वहाँ पर मेल्ट हो जाता है, मतलब आइस प्रेजेंट है और वाटर लिक्विड भी प्रेजेंट है वहाँ पर, फिर भी टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर रिमेन्स सेम 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक तरफ हीट एब्जॉर्ब होती है, मेल्टिंग प्रोसेस भी हो रही, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर भी होता है, लेकिन थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर राइज नहीं होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब जो भी हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी विच इज़ कम्प्लीटली यूज्ड टू कन्वर्ट सॉलिड आइस इनटू लिक्विड वाटर, so that is known as latent heat of fusion, okay। and for ice latent heat of fusion it is equal to 80 calorie per gram। ये 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, मतलब 1 ग्राम आइस का कन्वर्जन पूरी तरह से अगर 1 ग्राम वाटर में करना है तो उसके लिए हीट एनर्जी कितनी लगती है, 80 कैलोरी, इतनी हीट एनर्जी लगती है स्टूडेंट, राइट। वैसे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये बॉइलिंग प्रोसेस पर होता है। बॉइलिंग प्रोसेस पर भी देखिए कि 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर एंड बॉइलिंग स्टार्ट हुआ है, ओके। थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। नो, एक तरफ अगर हम कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करते हैं तो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर होता है, लेकिन थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर राइज नहीं होता जब तक कि पूरा वाटर कन्वर्ट नहीं होता है वाटर वेपर के अंदर। सो दैट लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो फॉर वाटर
फॉर वाटर latent heat of vaporization is 540 कैलोरी पर ग्राम, जिसका मीनिंग क्या होता है कि 1 ग्राम वाटर का कन्वर्जन अगर 1 ग्राम वाटर वेपर में करना है पूरी तरह से, तो 540 कैलोरी इतनी हीट एनर्जी उसको एब्जॉर्व करनी होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हीटिंग कर्व। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। हीटिंग कर्व के साथ हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखिए heating curve, along x-axis there is time taken and along y-axis temperature. Okay, देखिए यहाँ पर 0 से कम टेम्परेचर है, मान लेते हैं यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस फॉर्म में होगा ना, सॉलिड वाटर होगा। देखिए यहाँ पर एक आइस कंसिडर करते हैं हम, दिस इज़ आइस। ओके, और इसका टेम्परेचर कितना है यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम, हीट इज़ गिवन टू दिस -10 डिग्री सेल्सियस आइस, तो यहाँ पर क्या होगा, आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा स्टूडेंट। देन अब इसका टेम्परेचर अगर -10 डिग्री सेल्सियस है तो -9, -8, -7 ऐसे करते करते -2, -1, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब -10 डिग्री सेल्सियस आइस का कन्वर्जन 0 डिग्री सेल्सियस आइस में होता है। इसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए इस दौरान स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुई क्या, नहीं, आइस है मतलब सॉलिड फॉर्म है, यहाँ पर सॉलिड स्टेट है और यहाँ पर भी सॉलिड स्टेट है, सिर्फ इस आइस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं होती स्टूडेंट, स्टेट ऑफ मैटर वही रहती है, तब जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दैट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला dq इज इक्वल टू ms dt। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ms dt। ओके, और ये s का मतलब क्या होगा, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, इसलिए SI लिखेंगे हम। ओके, तो SI की वैल्यू कितनी होती है, देखिए आइस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है हाफ। ओके, दिस इज कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है स्टूडेंट। तो आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है हाफ। ओके, नो अब ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस, मतलब ग्राफ यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। अब आइस का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है ना। नो अब इस 0 डिग्री सेल्सियस आइस को कंटिन्यूसली अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो इसका यहाँ पर वाटर में कन्वर्ट होगा, मतलब मेल्टिंग प्रोसेस होगी। ओके, तो यहाँ पर वाटर कन्वर्ट होगा पूरी तरह से, और जिसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए जब आइस स्टार्ट होगा मेल्टिंग तो यहाँ पर होगा। ओके, कुछ आइस अगर मेल्ट हो जाता है वाटर के अंदर तो आइस और वाटर दोनों वहाँ पर कोएग्जिस्ट होते हैं यहाँ तक। ओके, और ये पॉइंट मतलब क्या कि पूरा आइस वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हुआ है। ओके, देखिए टेम्परेचर सेम है ना, इसलिए ग्राफ भी यहाँ पर एग्जैक्टली अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, राइट। सो यहाँ पर मेल्टिंग प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस होगी, मेल्टिंग प्रोसेस। ओके, और मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान जब तक पूरा आइस कन्वर्ट होने जाता है वाटर के अंदर, तब तक उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है, एंड द हीट अमाउंट absorbed is not shown in the thermometer, that's why it is known as latent heat of fusion. ओके, तो जब यहाँ पर देखिए सॉलिड है और यहाँ पर स्टेट कौन सी आ गई, लिक्विड, तो स्टेट ऑफ मैटर अगर चेंज हो जाता है तो वहाँ पर जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तब ये फार्मूला यूज़ करना है स्टूडेंट। ओके, दिस इज m इंटू यल, तो यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड हुआ है, सो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, और इस आइस के लिए LF की वैल्यू कितनी होगी, मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट इज 80 कैलोरी पर ग्राम, राइट। अब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर यहाँ पर आ गया, मतलब देखिए ABC। ओके, C पॉइंट पर पूरे आइस यहाँ पर वाटर में कन्वर्ट हुआ है। अब वाटर का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हम कंटिन्यूसली हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, ओके, तो अब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा 1 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 10, 20, 30, 40 अप टू 80, 90 एंड 100 तक। तो यहाँ पर टेम्परेचर है, सपोज ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ओके, जब 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर यहाँ पर तैयार होगा तब बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। देखिए, तो यहाँ पर हमने वाटर का कन्वर्जन
वाटर में ही किया है, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना हुआ है अब 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब लिक्विड स्टेट थी, अब ये भी लिक्विड स्टेट है, तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुई कि यहाँ पर नहीं, लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब। नाउ यहाँ पर जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ओके, तो फॉर्मूला कौन सा होगा, mS/dt। तो यहाँ पर SW लिखेंगे हम, बिकॉज SW मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जो कि होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है पर कि अगर स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं होती है तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर। जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है सॉलिड टू लिक्विड, तब यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करना है, मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, ओके, यहाँ पर ये पॉइंट तक आ गए हम। नाउ इफ़ हीट इज़ प्रोवाइड दैट वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो वाटर भी होगा और वाटर वेपर भी वहाँ पर होगा, मतलब बॉइलिंग प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। जब तक हम ए पॉइंट तक पहुँचते हैं, ए पॉइंट पर क्या होगा कि पूरा वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ होगा। सो वाटर का कन्वर्जन पूरी तरह से वाटर वेपर में होता है एट पॉइंट ई। ओके, सो दिस इज़ गैसियस फॉर्म। लेकिन इसका टेम्परेचर कितना होगा स्टूडेंट, 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, मतलब स्टेट ऑफ मैटर अगर चेंज होता है तो वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब जो होगी उसके लिए फार्मूला क्या होगा, mL। लेकिन यहाँ पर लिक्विड टू गैसियस चेंज होता है, सो इसलिए लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV। और वाटर के लिए लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना यहाँ पर लिखा था, 540 कैलोरी पर ग्राम, राइट स्टूडेंट। अब देखिए ई पॉइंट पर पूरी तरह से वाटर का मतलब कन्वर्जन वाटर वेपर में हुआ है। नो, अब अगर इसको वाटर वेपर 100 डिग्री सेल्सियस के, इसको अगर हम कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करते हैं तो अब इस वाटर वेपर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा 101, 105, 110 एट्सेट्रा। ओके स्टूडेंट, तो ये कर आप याद रखिए और ये फॉर्मूलेज यहाँ पर, ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट।